हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि खाना तो आप रोज खाते हैं, पर उस खाने का आपके शरीर में जाकर होता क्या है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे आपकी बॉडी उस खाने को एनर्जी के रूप में यूज करती है, कैसे उस खाने से आपको एनर्जी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, दूध, ये सारी चीजें आप खाते हैं, तो उनसे कैसे आपको एनर्जी मिलती है, क्या होता है आपकी बॉडी में, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लास। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, खाना हम क्यों खाते हैं, खाना खाने का उद्देश्य हमारा क्या है। आप जो भी चपाती, दाल, चावल, ये सारी चीजें जो खाते हैं, उनके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। क्या होगा अगर हम खाना नहीं खाएं? खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, लटक जाओगे। तो खाना हम किस लिए खाते हैं? क्योंकि खाना जरूरी है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जब आपकी ये सेल काम करेगी तो इस सेल को ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आप खाना खाएंगे। तो ऐसे ही ऊर्जा नहीं मिल जाती है। ऊर्जा लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं आपकी बॉडी को, और वो पापड़ कैसे बेलती है वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर आप ध्यान देंगे तो सिस्टम वर्ड यहाँ पर आ रहा है। सिस्टम का मतलब हम क्या समझते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और वो ऑर्गन जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, तब जाके आपका एक सिस्टम बनता है। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर आपका एक सिस्टम बनाते हैं। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये मतलब कि इनका रोल, उन ऑर्गन का रोल कहाँ पर होता है? डाइजेशन में होता है। आप कहते हैं ना कि यार डाइजेशन गड़बड़ा सा गया है, तो इन सभी ऑर्गन का काम आपके डाइजेशन में होता है। डाइजेशन मतलब कि आप जो खाना खाते हैं, आप जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन लेते हैं, उन फूड का ब्रेक डाउन करना, आपकी बॉडी के लिए यूजफुल बनाना, ये सारा काम आपके इन ऑर्गन का होता है। तो वो होता कैसे है उसके बारे में समझते हैं। तो डाइजेस्टिव से आप समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? डाइजेशन की। किसका डाइजेशन? आपके फूड का डाइजेशन। अब मैंने कहा कि आपकी बॉडी में क्या है? सेल है। ठीक है जी। ये सेल आपके बड़ी ही काम की चीजें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके बॉडी की। तो सेल से ही मिलकर हमारी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन जो है आपका सेल से मिलकर बना है। और मैंने कहा कि सेल को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा किस रूप में यूज करती है? एटीपी के फॉर्म में यूज करती है। तो आपको ये ऊर्जा मिली कैसे? कि आपने खाना खाया, पर आपने जो फूड खाया वो फूड कैसा है जी? वो कॉम्प्लेक्स फूड है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब आपने कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। दाल, चावल, रोटी जो भी आपने खाया, ठीक है, दूध, घी, मक्खन जो भी आपने खाया, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। और ये कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है वो इसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आपने खाया और ऐसे ही सीधा हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। आप कभी भी खाना खाते हैं, आपको सब्जी खानी है, तो सब्जी खाने के लिए आपको सब्जी बनानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप मिर्ची अलग खा लेंगे, टमाटर अलग खा लेंगे, गोभी अलग खा लेंगे और पेट में जाकर सब्जी बन जाएगी और उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको उसकी सब्जी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर उसका टेस्ट आपको आएगा। तो हमारी बॉडी को हमें ऐसे फॉर्म में आपके फूड को देना पड़ेगा कि वो उसका यूज कर सके। अगर हम ऐसा का ऐसा ले जाकर देंगे तो इसके किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड हमारी सेल के किसी काम का नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन इसका करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? इसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन आज समझ लेते हैं कि आखिर में हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है, कैसे आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, कैसे आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और कैसे जो बचा हुआ वेस्ट पार्टिकल होता है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हम इसको तोड़ देंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड से हमने क्या बनाया? एक सिंपल सब्सटेंस बनाया, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल पार्टिकल में हमने इसको तोड़ दिया।
आपके कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। अब क्या होगा, इस सिंपल फॉर्म को या सिंपल सब्सटेंस को आपकी बॉडी यूज कर पाएगी। तो ये कैसा हो गया है, ये आपका एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गया है। तो हमने क्या किया, आपके फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी इसको यूज करेगी, यूज एज अ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट और एनर्जी, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ब्लड टू सेल्स। ठीक है, और आपकी सेल्स तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी सेल इसको एटीपी के फॉर्म में यूज कर लेगी। पर ये प्रोसेस जितना सिंपल हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है उतना सिंपल है नहीं। तो मैंने जैसा कहा आपको कि आप जब इस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस से इस फूड का ब्रेक डाउन होता है। मतलब कि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपके एंजाइम्स का होता है। तो एंजाइम्स जो कि हमारी ग्लैंड्स सिक्रीट करती है, जो कि आपके इसी सिस्टम में इंक्लूड होती है, ये इस एंजाइम को सिक्रीट करेगी और ये एंजाइम्स आपके इस कॉम्प्लेक्स फूड को आपके सिंपल पार्टिकल्स या सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन या किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया, आपने जो आलू खाया, आलू पराठे खाए, आपने चावल खाया, आपने मक्खन खाया, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके सेल ने इसको यूज किया, सेल तक हमने पहुंचाया, सेल ने इसको यूज किया, और ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है इसको आप फीसेस या स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, बस यही पूरी प्रोसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। और यही हमें आज की क्लास में समझना है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे आपके फूड का ब्रेकडाउन होगा, वो कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे सारी चीजें होगी, एंजाइम कैसे सिक्रीट होगा, कौन सिक्रीट करेगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे आज की इस क्लास में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। चलिए अब आपको कहाँ पर बताया जाए, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। तो ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये सारे ऑर्गन मिलाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। और इन सभी का रोल कहाँ पर होता है, आपके कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना, उनका डाइजेशन कराना, उनका एब्जॉर्प्शन कराना और वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकालना। इन सभी फंक्शंस में आपके इन ऑर्गन का रोल होता है। और किस ऑर्गन का क्या रोल होता है वो भी हम समझेंगे आराम से। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे, आपका फोकस बस यहाँ पर बनाए रखना। हर एक चीज अच्छे से आपको समझाएंगे, हर एक चीज आपको मुंह पर याद हो जाएगी। देखो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या समझा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखिए हमने कहा कि आपने क्या क्या खाया, आपने न्यूट्रिएंट खाया। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट में आपने खाया क्या क्या, आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, आपने प्रोटीन भी खाया और आपने लिपिड भी खाया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, लिपिड आपने खाया है तो लिपिड भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। आपने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन इसका करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इसको आप तोड़ेंगे, कौन से फॉर्म में तोड़ेंगे जी, ग्लूकोज में तोड़ देंगे। तो ग्लूकोज को अब आपकी बॉडी यूज कर सकती है। ऐसे ही आप लिपिड को तोड़ दीजिए, तो लिपिड किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। किससे मिलकर बना हुआ होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो इस लिपिड को हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देंगे। प्रोटीन के पास चलिए, तो प्रोटीन को आप तोड़ेंगे, प्रोटीन को आप डायरेक्टली किस में तोड़ देंगे, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। अब ये आपने
सारे फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया। लेकिन आपने इसको तोड़ा कैसे, ब्रेक डाउन हुआ कैसे? और केवल ब्रेक डाउन करने से भी काम नहीं चलेगा, केवल तोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपकी सेल तक इनको पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप ब्रेक डाउन की बात करें तो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। चलिए आगे बता देती हूँ। तो ब्रेक डाउन की अगर आप बात करेंगे तो आपके फूड का ब्रेक डाउन जो होता है, फूड का ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, आपके फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, मतलब कि कैसे होता है। ये तो हमने देखा कि खाने का ब्रेकडाउन हो रहा है, बट हो कैसे रहा है। तो एक चीज तो मैंने आपको बताई है कि केमिकली होगा, केमिकल प्रोसेस से होगा, और एक होगा आपका मैकेनिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस से। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब कि इसमें किसका काम होगा, जैसे आपके दांत हैं तो दांत क्या कर रहे हैं, खाने को चबा रहे हैं, तो ये मशीनरी काम हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे मैस्टिफिकेशन। क्या कहेंगे, मैस्टिफिकेशन। मैस्टिफिकेशन ये एक मशीनरी काम हो रहा है, ठीक है। मैस्टिफिकेशन मतलब कि मैकेनिकल काम हो रहा है, जिसमें कौन इंक्लूड है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन इंक्लूड है। तो ये काम कौन करवा रहा है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे करवाते हैं वो हम जब एक एक ऑर्गन को समझेंगे तो आपको बताएंगे। अब केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल से आप आपके फूड को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, आप इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को एक तो आपने चबाकर आपके बड़े बड़े दाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया, पर उसमें आपके एंजाइम्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हर जगह आपके एंजाइम का रोल होगा। तो एंजाइम जो कि एक केमिकल प्रोसेस में आप कह सकते हैं, और ये एंजाइम्स आपके फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं। और एंजाइम किसके द्वारा रिलीज होते हैं, आपकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, ये आपके एंजाइम्स को बनाएगी, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगी, और यही एंजाइम्स जो है आपके फूड को, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को आपके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। समझ में आया आपको। तो अभी हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आपने खाया। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मुझे याद आती है कि जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी का आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है कि पानी का डाइजेशन जो है वो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो पानी का कभी भी डाइजेशन नहीं होता है, पानी का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो पानी से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, मिनरल से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, किससे, पानी से, वाटर से और मिनरल से, वाटर और मिनरल से, मिनरल से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इनका डाइजेशन नहीं होता है, जिनका डाइजेशन होगा तभी एटीपी बनेगा और तभी आपको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो कि आप नॉर्मली डाइट में लेते हैं, तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, अगर इनकी कमी हो गई तो फिर आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और कई तरीके की बीमारियां हो सकती है। तो खाने का डाइजेशन होना भी जरूरी है, और उतना ही जरूरी है खाने का एब्जॉर्प्शन। अगर खाने का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, आपकी सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियां आपके इससे रिलेटेड होती है, तो जिनको पोषक तत्व की कमी आप कहते हैं। तो आपका पाचन तंत्र जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर पाचन तंत्र अच्छा है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसके लिए आप योगा करें, प्राणायाम करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन करें, ठीक है, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अब देखिए, अगर हम बात करें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस की, तो आपने फूड खाया, ठीक है, कोई भी खाना खाया, कोई भी चीज खाई, तो उस खाने को आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, खाने का सबसे पहले क्या होता है, आप खाएंगे तभी तो आगे की प्रोसेस चलेगी। आप टेबल से उठाकर आपके मुंह में नहीं रखेंगे तो आगे की प्रोसेस होगी नहीं, उसका डाइजेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ स्टेजेस और कुछ प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपकी कुछ डाइजेस्टिव प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर फेजेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप खाने को निगलते हैं। तो यहाँ कहाँ से निकलेंगे, आपके माउथ से निकलेंगे, खाना तो मुंह से ही खाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट स्टेप होती है,
आपके डाइजेस्टिव की या फिर डाइजेशन की, वो होती है यहाँ पर नंबर 1 इंजेशन। इंजेशंस, तो इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है टैकिंग ऑफ फूड। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? टैकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ। तो आपने मुंह से सबसे पहले खाने को क्या किया? निगला, तभी तो वो आपके पेट में जाएगा। तो खाने को निगलने के बाद क्या होता है? आप उसको गटक करके उतारते भी तो है अंदर। तो उस स्टेप को आप क्या कहते हैं? सेकंड स्टेप्स। सबसे पहले आपने खाने को मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद वो खाना आपका आगे जाता है, प्रोपल्शन जिसको आप कहते हैं। तो प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फूड। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट मतलब कि ये एक पाइप है। पूरा क्या है? ये एक पाइप है। इस पाइप का केवल डायामीटर सबका अलग अलग होता है। डायामीटर अलग अलग होने से आपके सारे ऑर्गन जो है वो अलग अलग बन जाते हैं। बट ये है एक पाइप ही। यहाँ से मुंह से पाइप शुरू हुआ और फिर बाहर से शुरू हुआ और बाहर ही निकलता है। और ये अंदर इस पाइप का डायामीटर जो है वो चेंज होता जाता है, इसका शेप चेंज होता जाता है और आपके अलग अलग ऑर्गन का निर्माण होता जाता है। बट है ये पूरा एक पाइप। तो यहाँ से ये पाइप शुरू हुआ है, मुंह से आपने खाना खाया, अंदर गया इसोफेगस से, फिर आपके स्टमक में गया, स्टमक से फिर आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गया और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये रेक्टम और एनस से बाहर निकल गया। तो ये पूरा एक क्या है? यहाँ पर आपका एक पाइप है और इस पाइप में ये जो खाना आपका मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं प्रोपल्शंस। फिर थर्ड स्टेप आती है यहाँ पर आपकी डाइजेशन। क्या होती है? डाइजेशंस। और डाइजेशन का मतलब हम क्या समझते हैं? डाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? थ्रू, किसके द्वारा होता है? थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस यानी कि एंजाइम्स और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन के द्वारा इस फूड का ब्रेकडाउन होता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड में आपका क्या क्या है? यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है और आपका लिपिड है। ठीक है, और इसमें मेनली आपका किसका रोल है? आप कह सकते हैं यहाँ पर एंजाइम का रोल है। ठीक है जी। डाइजेशन के बाद में क्या होता है कि खाने को तो हमने तोड़ दिया, अब उस खाने का क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, आपकी सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? आपका जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा उसको। फोर्थ क्या है यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शंस मतलब कि डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट टू ब्लड। ठीक है, आपके ब्लड तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। अब ब्लड तक तो पहुंच गया, अब सेल तक भी तो पहुंचा दो। एब्जॉर्प्शंस के बाद में होता है एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस मतलब कि यही आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इन स्मॉल पार्टिकल्स को कहां पर भेजना पड़ेगा? आपकी सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? स्मॉल पार्टिकल इंटर इनटू सेल, enter into cells and become a part of cell। और यही आगे जाकर आपकी सेल का पार्ट बन जाता है। आपकी सेल इसको यूज कर लेती है और आपकी सेल का पार्ट भी बना लेती है, बिकम अ पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है, ये फेज ऑफ डाइजेशन आपका होता है। इन स्टेप में जाकर आपका फूड जो है वो कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। और लास्ट स्टेप आपकी होती है यहाँ पर इजेशन, जिसको आप कहते हैं 6 नंबर। क्या होती है? इजेशन।
या फिर आप इसको लिख सकते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशंस या फिर इजेशंस। समझ में आया? इजेशन और इंजेशन दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है इजेशंस और एलिमिनेशंस, मतलब कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है आपके एलिमिनेशंस का, रिमूवल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? क्या निकलता है सुबह सुबह? वो होता है फीसेस, या जिसको आप स्टूल भी कहते हैं। तो स्टूल, फीसेस, जो पोटी आप करने जाते हैं, ये क्या है? अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड है। जो आप फूड आपने खाया है उसका जो बचा कुचा आपका पार्टिकल्स है वो सारा आपका फीसेस या स्टूल कहलाता है, और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। जो काम की चीज थी वो सब हमने ले लिया। ठीक है जी। तो ये आपकी प्रोसेस होती है डाइजेशन की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आती है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, इसको जरा रिमूव करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसको हटा रही हूं मैं, कि आपकी, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर्स, उसका फंक्शंस, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है, कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होंगे जी? दो पार्ट से मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है। कितने पार्ट से? दो पार्ट से। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला पार्ट होता है यहाँ पर आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं और जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिर आप इसको गट भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर आपका एसेसरी ऑर्गन्स, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एसेसरी ऑर्गन भी लिख सकते हैं। इन दोनों से मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और यही दोनों का रोल होता है आपके फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, उनका डाइजेशन करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना। क्योंकि यही सारी चीजें मिलकर आपके एंजाइम्स को रिलीज करती है, आपके फूड पार्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करती है, और यही सारी चीजें आपके उस फूड को एब्जॉर्ब करके आपके सेल तक पहुंचाती है। तो आपका पहला जो एलिमेंट्री कैनाल आता है, ये एलिमेंट्री कैनाल आप देखेंगे तो मैंने कहा ना कि आपका ये एक पाइप है। क्या है? एक पाइप है या एक नली है, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है। तो माउथ से एनस तक खत्म होने वाली जो एक पाइप है, लंबी नली है, उसी को आप एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक्ट या गट कहते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है? आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है आपके एनस पर। तो माउथ टू एनस आप यहाँ पर लिखेंगे, ये एक लंबी पाइप जिसको आप कहते हैं जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक लॉन्ग लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। ये क्या है? एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, जो कि अप्रोक्स 30 फीट की होती है। कितनी? 30 फीट की इसकी लंबाई यहाँ पर होती है, जो कि एक्चुअल डाइजेशन परफॉर्म करती है। क्या करती है? एक्चुअल डाइजेशन में इसका रोल होता है। एक्चुअल डाइजेशन परफॉर्म, एक्चुअल डाइजेशन परफॉर्म करती है।
तो मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है विथ डिफरेंट डायामीटर के साथ में, मतलब कि है तो एक लंबी ट्यूब बट डायामीटर सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर आके इसका शेप चेंज हो गया है, यहाँ पर आके ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड हो गई है, फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से ये कॉलोन में डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है एक ट्यूब बट इसका डायामीटर जो है वो डिफरेंट होता है। तो कौन कौन से आपकी एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर आप लिखेंगे माउथ से आपकी शुरुआत होती है। मैंने कहा कि माउथ से शुरुआत होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। तो ये है आपका माउथ। माउथ के बाद आता है आपका फेरिंग्स। ठीक है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स जो है वो एक आपका कॉमन एरिया होता है जहां से आपका फूड भी पास होता है और जहां से आपकी एयर भी पास होती है। तो ये कॉमन पाथवे होता है आपका। फिर फेरिंग्स के बाद में आता है आपका इसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कहते हैं, और इसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक, पेट जिसे आप कहते हैं, और स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और खत्म होती है कहां पर, आपकी एनस पर। ठीक है, ये सबसे एंड पार्ट होता है। सो यहाँ से आपके फूड के खाने की मतलब कि ब्रेकडाउन की शुरुआत होती है, और यहाँ पर आके इन सारी प्रोसेस में उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब हो जाता है, और लास्ट में आकर यहाँ से आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करी जाए, एसेसरी ऑर्गन्स, तो ये आपका हेल्प करता है, ओ सॉरी, ये आपका हेल्प करता है, आपका जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे हेल्प टू प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब मुख्य रोल तो इनका है पर मदद करने ये आ जाते हैं साथ में। मुख्य रोल तो इनका है पर मदद करने ये आ जाते हैं, पर अगर ये मदद करने नहीं आएंगे ना तो फिर ये भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का ही एक तरीके से मुख्य रोल होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ऑर्गन्स में आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे माउथ की बात करें तो उसमें आपको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेगी, सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेगी। फिर आपको स्टमक में जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगी। फिर आपको जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। वैसे तो पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर ऑर्गन भी है, बट ये आप इनको ग्लैंड भी कह सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप एसेसरी ग्लैंड्स भी इसको आप लिख सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर, ठीक है जी। और यही सारी चीजें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़नी है। आपके एलिमेंट्री कैनाल्स के सारे ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, और आपकी एसेसरी ग्लैंड्स या ऑर्गन को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनका क्या रोल्स होता है, इनका फंक्शंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, उन सभी के बारे में। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का की एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी होती है, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी लास्ट स्टेप, वो होती है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। मतलब कि एक पाइप है आपकी, ये जीआई ट्रैक्ट है, ये एक पाइप है। अब देखो इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, बट ये है एक पाइप ही, एक नली ही। तो इस नली को अगर मैं काट दूं, अगर मैं इसको इस तरीके से काट के देखूं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। ये जो पाइप है, इस पाइप का स्ट्रक्चर, इसकी वॉल जो होती है, दीवार होती है, वो कैसी होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, उसके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पर आप वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपके ईसोफेगस से लगाकर आपके इंटेस्टाइन तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। आपकी कुछ वॉल की आपकी जो लेयर्स होती है, कुछ आपको माउथ में भी देखने को मिलेगी, कुछ टंग में भी देखने को मिलेगी, बट मेनली आप इसको कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, आप इसको ईसोफेगस से लगाकर आप कहाँ तक देखेंगे, आपके रेक्टम वाले पार्ट तक देखेंगे, मतलब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे एंड पार्ट होता है, वहां तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। आ, सबसे आउटर मोस्ट लेयर में बनाती हूँ यहाँ पर। चलिए,
तो यहाँ पर मैंने बनाई है एक लेयर, ये अच्छी खासी लार्ज एक बड़ी सी लेयर मैंने बनाई है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इस आउटर मोस्ट लेयर को आप क्या कहते हैं? ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसको आप कहते हैं सीरोसा। क्या कहते हैं जी? सीरोसा। ठीक है। अब ये जो सीरोसा होती है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसको एक हिस्से बना लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आए। ये क्या है? सीरोसा। और सीरोसा क्या होती है? आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है। जब आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके देखेंगे सामने से, तो सबसे जो बाहरी लेयर आपको देखने को मिलेगी वो होती है सीरोसा। तो पहले मैं यहाँ पर लेयर के नाम लिख देती हूँ आपको, कौन कौन सी लेयर होती है। एक तो होती है देखो सीरोसा, फिर होती है आपकी मस्क्यूलैरिस, और होती है सब म्यूकोजा, और होती है म्यूकोसा। तो इन चारों का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर बताती हूँ, सीरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो फर्स्ट वन हमने देखी यहाँ पर आपकी सीरोसा। तो सीरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये आपकी इपिथीलियम, इपिथीलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, इपिथीलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये आपको ईसोफेगस में नहीं देखने को मिलेगी और ना ही रेक्टम में देखने को मिलेगी। एब्सेंस इन ईसोफेगस एंड रेक्टम। इसोफेगस और रेक्टम में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर उससे अंदर वाली लेयर अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंड लेयर देखने को मिलेगी, वो है मस्क्यूलैरिस। अब मस्क्यूलैरिस में आपको दो लेयर देखने को मिलेगी, मसल्स की दो लेयर देखने को मिलेगी। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और एक होती है आपकी सर्क्यूलर लेयर। तो लॉन्गिट्यूडनल को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जब आपने मसल्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको मसल्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपको मसल्स में कुछ इस तरीके की मसल्स जो है वो देखने को मिली होगी, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हैं। तो मैंने इसको बनाया राउंड ही है, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से सेक्शन कट करके देखेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे से गोल गोल आपको मसल्स के यूं कह सकते हैं कि एक बड़ी सी लंबी सी जो नली या पाइप जैसी होती है वैसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर एक होती है आपकी यहाँ पर सर्क्यूलर मसल्स। ठीक है, सर्क्यूलर मसल्स। तो ये दोनों किसके पार्ट है? ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये है सर्क्यूलर मसल्स। ये वाली क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये है आपकी सर्क्यूलर मसल, सर्क्यूलर मसल। और दोनों को साथ में मिलाकर देखेंगे तो क्या कहेंगे आप इनको? ये होती है आपकी मस्क्यूलैरिस, मस्क्यूलैरिस। ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे एक एक्सेप्शंस की, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें एक एडिशनल मसल भी आपको देखने को मिलती है, जिसको ऑब्लिक मसल्स आप कहते हैं। और ये ऑब्लिक मसल्स आपको स्टमक में देखने को मिलेगी, इनर टू सर्कुलर। ये जो सर्कुलर लेयर है इसके अंदर आपको एक और लेयर जो है वो स्टमक में देखने को मिलेगी। तो एडिशनल मसल सीन इन स्टमक, आप उसको क्या कहेंगे? ऑब्लिक मसल। ठीक है, क्या कहेंगे आप उसको? ऑब्लिक मसल्स। तो समझ में आया, ये है आपकी मस्क्यूलैरिस। तो मस्क्यूलैरिस में आपने क्या देखा? एक है आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक है आपकी यहाँ पर इनर सर्कुलर मसल्स। तो इसका काम क्या होता है? ये मेनली आपकी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। ठीक है। और इसका काम होता है मेनली पेरिस्टालसिस का। क्या काम होता है इसका? पेरिस्टालसिस का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं
पेरिस्टालसिस का काम इसका होता है, जो फूड आपका मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो आपने उस खाने को निगला, फिर वो आगे गया, फिर पाइप में अंदर आगे जाता जाएगा, तो वो किसके कारण जा रहा है, ये पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है आपकी ये मसल्स। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। जब आप और अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर रेड कलर से ले लेते हैं। आपको इस तरीके से ये मसल्स देखने को मिल रही है, इसको आप कहते हैं सब म्यूकोसा। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर में बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सब म्यूकोसा, ठीक है। ये जो सब म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा जो होती है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जब आप डिओडिनम को देखेंगे ना, आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो डिओडिनम में आपको ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलेगी, तो वो आपके सब म्यूकोसा से ही बनती है। इन डिओडिनम ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, वो आपके सब म्यूकोसा से ही मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अब लास्ट और इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर आपकी आती है, इनर मोस्ट लेयर, जिसको आप कहते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा होती है, इस म्यूकोसा में 3 लेयर आपकी होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहा जाता है आपकी मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं आपकी मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा। ठीक है, ये है आपकी मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा, मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा। और सबसे इनर मोस्ट आप बनाएंगे तो इनर मोस्ट जो होती है आपकी कुछ इस तरीके की होती है, देखो ये इस तरीके की, ये है आपकी इपिथीलियम, इपिथीलियम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है आपका लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, तो ये तीनों लेयर जो होती है इसको आप कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती है, आपकी म्यूकोसा बनाती है। क्या बनाती है, म्यूकोसा। ठीक है, और ये जो म्यूकोसा होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके अंदर आपका फूड पार्टिकल्स है, देखो ये फूड पार्टिकल्स है। और ये जो आपकी म्यूकोसा होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यही आपकी ग्लैंड्स को बनाती है, जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है। तो म्यूकोसा मैक ग्लैंड्स, ठीक है, ये आपकी ग्लैंड्स को बनाती है, और ग्लैंड्स ही क्या बनाती है, आपके एंजाइम्स को बनाती है, ग्लैंड्स आपके एंजाइम्स को बनाएगी। ठीक है, तो म्यूकोसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बात करें जैसे स्टमक की, तो स्टमक में अगर आप देखेंगे म्यूकोसा को, स्टमक में अगर आप देखेंगे, ये हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा की। ठीक है, तो स्टमक में अगर आप देखेंगे तो स्टमक में आपको कुछ इरेगुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं, इरेगुलर इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा, फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा। जब मैं स्टमक का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं रूगे। क्या कहते हैं, रूगे। तो रूगे क्या होता है, एक रफ स्ट्रक्चर होता है आपके स्टमक के अराउंड, क्योंकि आपका स्टमक एक ग्राइंडर की तरह काम करता है। जो आपका फूड आता है, ठीक है, ये जो म्यूकोसा है, यहाँ पर रफ एरिया देखने को मिलेगा स्टमक में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये जो फूड आया है वो उसको अच्छे से मिक्स कर देगा, वो आपके खाने की चटनी बना देगा। तो खाने की चटनी बनाना या फिर उसको मिक्स करने का काम आपके स्टमक के अंदर होता है, जहां पर आपका 4 to 5 आवर के लिए फूड स्टोर होता है। तो इस स्टेप्स में आप देखेंगे रूगे, रूगे होता है जो कि आपके फूड को मिक्स करने का काम करते हैं। अगर आप बात करेंगे आपके इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में इसी म्यूकोसा के आपको फिंगर जैसे फोल्ड दिखाई देंगे, फिंगर लाइक फोल्ड्स दिखाई देंगे, फिंगर लाइक फोल्ड्स दिखाई देंगे। देखो इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके का आपको फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। इनको आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या कहेंगे जी, विलाई कहेंगे। और ये विलाई का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो फॉर मोर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर विलाई होते हैं, मतलब कि यही म्यूकोसा जो है वो फोल्ड
फोल्ड्स में बदल जाते हैं, जिसको आप विलाई कहते हैं। और इसी विलाई में यहाँ पर ऊपर आपको, जब मैं इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी वैसे वहां पर समझाऊंगी, कुछ इस तरीके की देखो आपको एपिथेलियम देखने को मिलती है। तो ये एपिथेलियम, इसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये जो माइक्रोविलाई होती है, इनका काम भी क्या होता है, ये भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। समझ में आया? अब देखो ये सारा काम जो हो रहा है, एंजाइम्स का रिलीज होना, फूड का आगे पास होना, तो ये प्रोसेस ऐसे ही तो नहीं हो जाती है, कोई ना कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। और कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर लेयर के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको आप कहते हैं मिजेंट्रिक मिजेंट्रिक फ्लेक्सिस। क्या है? ये न्यूरॉन्स ही है आपके, जो कि कंट्रोल करते हैं आपके फूड के मूवमेंट को, एंजाइम्स का रिलीज होना, इन सारे स्टेप्स को। इसीलिए आप ये जो मेजेंट्रिक फ्लेक्सिस होते हैं, और एक और फ्लेक्सिस होता है आपका, तो इन फ्लेक्सिस को, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सबम्यूकोसा में, ठीक है, इनको आप कहते हैं मीजनर मीजनर फ्लेक्सिस फ्लेक्सिस मीजनर्स फ्लेक्सिस। तो इन दोनों को मिलाकर आप इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ गट। क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ गट, जो कि आपके इन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो बस मेनली आप इन दोनों के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बस इन दोनों की एग्जाम में मतलब मेनली पूछे जाते हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट इसमें समझना आपके लिए नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हमने क्या क्या देखा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? आपके माउथ वाले पार्ट से होती है, ठीक है। माउथ से आपने खाना खाया, आपने यहाँ से फूड जो है वो मुंह में लिया, ठीक है। तो आपने फूड को लिया, और नाक से आपकी क्या जा रही है? यहाँ से आपकी एयर जा रही है। तो ये पीछे वाला पार्ट जो होता है क्या कहलाता है? और यहाँ से आपका जाता है माउथ से खाना अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जीभ होती है, ऊपर आपका पैलेट होता है, ये सारा हम माउथ के अंदर समझेंगे। तो ये पार्ट होता है जो कि आपका फेरिंग्स कहलाता है, और जहां से एयर अंदर जा रही है उसको आप क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। और यहाँ से फूड आप ले रहे हैं तो इसको आप कहेंगे ओरोफेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है जहां से आपका एयर भी इंटर करती है और आपकी फूड भी इंटर करता है। तो आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको ट्रेकिया, और ट्रेकिया के पीछे ही आपको देखने को मिलेगा आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? फूड पाइप। ईसोफेगस जिसको आप फूड पाइप कहते हैं। और ये है आपका यहाँ पर ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने समझा है। इस ट्रेकिया के ऊपर ही यहाँ पर आपका एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको लैरिंग्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स आप कह सकते हैं उसको। तो ये है आपका यहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और यहीं पर एक इस तरीके से पत्ती के आकार का एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग को आप ग्लॉटिस कहते हैं, और इस ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन है, इसीलिए इस ढक्कन को इपीग्लॉटिस कहा जाता है। इपीग्लॉटिस, इस ढक्कन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये ढक्कन कहाँ पर होता है? ये जो ओपनिंग होती है जिसको आप ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको इपीग्लॉटिस कहा जाता है। इस इपीग्लॉटिस का काम होता है कि जब भी आप फूड लेते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, तो वो खाना आपके ईसोफेगस में ना चला जाए। गलती से अगर, सॉरी, ईसोफेगस में ही जाना चाहिए, गलती से अगर आपके फेरिंग्स में चला गया तो क्या हो सकता है? आप सभी जानते हैं। तो वो खाना आपके इस आपके वाइंड पाइप में इंटर ना करे, ट्रेकिया में इंटर ना करे, और वो खाना आपके इसोफेगस में ही जाए। इसीलिए यहाँ पर आपका एक ढक्कन होता है, क्योंकि आपने खाना खाया तो फूड जब अंदर जा रहा है तो ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में ओपन हो जाता है, फिर आपने फूड लिया तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो ये आपका प्रिवेंट करता है आपके फूड को
आपके ट्रेकिया में जाने से, वाइंड पाइप से जाने से। अब ईसोफेगस से ही आपकी नली जो है ये चालू रहती है और यहाँ से क्या बनता है आपका स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बना ये स्टमक जो कि एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको आप स्टमक कहते हैं। और यहाँ पर आपका फूड जो है 4 to 5 आवर के लिए स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है और यहीं से आपकी कंटिन्यू हो जाती है जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, और यही स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका क्या शुरू हो जाता है, आपका यहाँ से शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से ये बन गई आपकी यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से आपका यहाँ से रेक्टम वाला पार्ट और ये कहलाता है आपका एनस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आपका खाना आया सबसे पहले कहाँ से आया, माउथ से उसकी एंट्री हुई, आपके इसोफेगस में आया, इसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में आया, स्टमक से फिर आपके आया ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पार्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको डिओडिनम कहा जाता है, फिर जेजुनम आता है और जेजुनम के बाद में कौन सा पार्ट आता है, आपका इलियम आता है। जेजुनम के बाद में आपका इलियम आता है। ठीक है, और फिर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, इसमें आपके इनको हम कहते हैं ये कॉलोन्स है। ये कॉलोन्स एक है असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन्स और डिसेंडिंग कॉलोन्स। और डिसेंडिंग कॉलोन्स के बाद आता है आपका रेक्टम और रेक्टम के बाद आता है आपका एनस। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होता है जहां पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको आप सीकम कहते हैं और यहीं पर आपकी अपेंडिक्स जो है वो भी लटकी हुई होती है, जो कि आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जो कि आपकी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको आप कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, और ये क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला पार्ट जो है वो है आपका सीकम। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपके इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का। बीच वाला पार्ट होता है जेजुनम और ये होता है आपका एंड वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं इलियम। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है इंटेस्टाइन में, तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो आपके डिओडिनम में होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो जेजुनम में होता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, जेजुनम में, विटामिन बी 12 और बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके इलियम वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपने यहाँ से फूड खाया, उसका मिक्सिंग हुई, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जरूरी चीजें थी वो रख ली और बाकी आपने एनस में फीसेस के थ्रू आपकी बॉडी से वेस्ट जो होता है, आपका सब्सटेंस जो है, उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया, तो ये सारी स्टेप्स आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मेन मेन हमने समझ लिया यहाँ पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, क्या उसकी स्टेजेस होती है, क्या प्रोसेस होती है। अब एक एक ऑर्गन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन सभी के बारे में समझेंगे, आपके पैनक्रियास, लीवर, उन सभी का क्या रोल होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे अच्छे से। हर कॉन्सेप्ट को समझना, क्लियर करना। और हम डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू।